क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, जिसमें ये पूछा हुआ है कि कौन सा तत्व यहाँ पर गैस नहीं है। तो पारा एक गैस की कैटेगरी में नहीं आता है, राइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों आपकी क्या है, गैसेस है। पारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैस तब आसानी से बनती है जब किस चीज का प्रभुत्व हो, जब किस चीज का प्रीडोमिनेंस यहाँ पर दिखता हो। अब समझने वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है। हाँ, पारा इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, गैस इज रेडिली फॉर्म्ड, गैस जो है इजीली बन जाती है, गैस आसानी से बन जाती है जब किस चीज का प्रभाव देखा गया हो। अगर अणुओं के बीच में ऊर्जा है, अगर अणुओं के बीच में इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी है, तो क्या गैसेस बन जाएगी क्या? ओके। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अणुओं के बीच में अगर ऊष्मीय ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी है, तो क्या यहाँ पर गैसेस बन सकती है? अणुओं के बीच में ऊर्जा भी है और ऊष्मीय ऊर्जा भी, और दोनों ही नहीं है। क्या आंसर आ रहा है? सी आ रहा है। ओके। एनर्जी का भी होना, इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी का भी होना और थर्मल का भी होना, है ना। ये चीज देखो, थोड़ा सा मतलब बोल सकते हो आंसर के करीब हो। आप पहले इस कंसेप्ट को समझो कि प्रीडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, या फिर ये चीज होती क्या है। गैस इज रेडिली फॉर्म, हम लोगों को क्या करना है, गैस बनाना है। या तो आप सॉलिड से गैस बना दो, सब्लिमेशन की प्रोसेस, या फिर लिक्विड से गैस बनाओ। जस्ट लाइक आपके पास पानी है, आप उसको भाप बनाकर उड़ा रहे हो, दैट मीन्स आपने लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब पानी से भाप कब बनेगा? क्योंकि अगर नॉर्मल पानी भी पड़ा हुआ है ना, नॉर्मल पानी भी पड़ा हुआ है, तब भी उसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी तो है। तो क्या गैस बनने के लिए इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी होना जरूरी है क्या? तो डायरेक्टली आप वो नहीं कह सकते कि इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी जो है एक पानी को भाप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कण को अपनी ही अवस्था में रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाती है। इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी होती क्या है? सबसे पहले तो यही एक बड़ा डाउट आ जाता है। व्हाट इज इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी? तो आज ही हमने जो दिन वाली क्लास हुई थी उसमें भी डिस्कस किया था, फिर से कर लेते हैं। इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर दो प्रकार के बेसिकली बल होते हैं, एनर्जी भी नहीं कह सकते। अणुओं के बीच में लगने वाले बंद होते हैं। तो जो अंतर आणविक बल यहाँ पर होता है, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, वो किन्हीं भी दो अणुओं के बीच में लगने वाला बंद होता है। जब एक अणु दूसरे अणु से जुड़ा हुआ रहता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के द्वारा। और इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि अंतराण्विक बल क्या होता है? एक ही अणु जिस तरीके से खुद से बंधा हुआ है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है, वो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर होता है। जैसे कि जल, जल एक अणु है ना, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बंध आपस में एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड है। लेकिन यही H2O जब HCl के साथ क्रिया करेगा, तो इनके बीच में बनने वाले बंध को क्या कहा जाएगा? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाएगा। या कह सकते हैं कि एक जब तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाता है, दो अलग अलग अणु एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, वो इंटरमोलिक्यूलर होगा। तो इंटरमोलिक्यूलर तत्व को अपनी अवस्था में रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है, या वो सॉलिड हो, या वो लिक्विड हो, या फिर वो गैस हो। हम लोग अभी अवस्था चेंज की बात कर रहे हैं कि हम लोगों को गैस बनानी है। अब हम लोग सॉलिड से भी बना सकते हैं, हम लोग लिक्विड से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए थर्मल एनर्जी का होना आवश्यक है। दैट मीन्स कि आपको टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक पानी है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, वो भाप बनकर उड़ जाएगा, ठीक है। तो कण क्या होंगे? जब पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो उसके अंदर उपस्थित कण जो है वो क्या हो जाएंगे? गतिशील हो जाएंगे, और वो अपनी अवस्था को क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हो, मॉलिक्यूलर सही बोल रहे हो, ठीक है। चलिए आगे आंसर करिएगा। बर्फ के मामले में कौन सी ऊर्जा यहाँ पर प्रमुख होती है? बर्फ में किस प्रकार की ऊर्जा का डोमिनेंस देखा जाता है? इन द केस ऑफ आइस, विच एनर्जी डू यू थिंक इज प्रीडोमिनेंट? किसका प्रभुत्व देखा जा सकता है? थर्मल का, अणुओं के बीच ऊर्जा का, नन ऑफ दी अबोव, या फिर ये हीट एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। देखो, बर्फ अगर बना हुआ है तो बर्फ अपने आप में बना हुआ है, वो स्टेट चेंज करने की तो कह नहीं रहा है। मतलब अगर बर्फ अपनी स्टेज में है, दैट मीन्स कि उसके अंदर क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, जो उसको सॉलिड में रखने के लिए क्या हो रहा है? रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, ठीक है। बर्फ के अणुओं के बीच में ऊर्जा ज्यादा होगी, जो उसको आपस में बांधे रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अभी क्लियर हुआ? अगर वो स्टेट चेंज कर रहा है, तो फिर आपका आंसर भी चेंज होगा कि कौन सी चीज ऐसी है जो बर्फ को पानी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही है, जो पानी को भाप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही है ना, थर्मल एनर्जी हो रही है। अगर बर्फ अपनी स्टेज में कॉन्स्टेंटली बैठा हुआ है, तो वो उसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। एक और सिंपल सा बट कंसेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हो आप, उसकी गुप्त ऊष्मा कह सकते हो।
हम्म चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तापमान पर दूध में अणुओं के बीच बल जो है ऊष्मीय ऊर्जा से अधिक होगा। ठीक है, इसका आंसर करिएगा, कौन सा टेम्परेचर ऐसा होगा जिसमें दूध में अणुओं के बीच में जो बल है वो ऊष्मीय ऊर्जा से ज्यादा होगा। व्हाट इज थर्मल एनर्जी, जो उस पदार्थ का, जब उस वस्तु का मिल्क है, मिल्क के टेम्परेचर को राइज करोगे, ठीक है, आप कंटिन्यूस उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हो तो दूध धीरे धीरे, अपन बोलते हैं दूध कटने लग गया है, ठीक है, उसका प्रभाव कम होगा। तो एक्चुअल में जो स्टेज होती है वो क्या होती है, पहले तो वो समझेंगे। उसके बाद कौन से टेम्परेचर पर बल ज्यादा होगा उष्मीय ऊर्जा से, थर्मल एनर्जी से। सारे आंसर मतलब बी भी कर दिया, डी भी कर दिया, सी भी कर दिया, ए भी कर दिया इसी क्वेश्चन के। लो टेम्परेचर पर, ओके। देखो, इन विच टेम्परेचर ऑफ मिल्क डू इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट ओवर दी थर्मल एनर्जी, मतलब उसके बीच में, दूध के जो कण है उसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगा। व्हाट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, वह अवस्था जो पदार्थ को उस स्टेज में रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाती है जिसकी वजह से कण आपस में टाइटली बॉन्डेड होते हैं। तो दूध के कण, अभी मिल्क के जो कण है आपस में टाइटली एक दूसरे से बंधे हुए, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब जैसे जैसे आपने थर्मल एनर्जी बढ़ाई, दैट मीन्स कि यदि आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि अणु जो है, अणुओं के बीच की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, दैट मीन्स अणु क्या हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे। दैट मीन्स कि इनके बीच में लगने वाला बंध, इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। हम लोगों को बोला है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा चाहिए, दैट मीन्स कि टेम्परेचर कैसा रखना होगा, लोएस्ट, एस लो एज पॉसिबल, जितना कम हो आप उतना रखिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे, मतलब 82 और 50 की बात करो तो टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है, दैट मीन्स कि दूध की स्टेज यहाँ पर चेंज होने वाली होगी, है ना। अंतराण्विक बल जो है कमजोर हो जाएगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा यहाँ पर बढ़ जाएगी और ये बोल सकते हैं कि अपनी स्टेज को चेंज करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में है। तो ये बहुत सिंपल सा, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है कि जिसका बेसिक क्लियर है वो ये क्वेश्चन बना सकता है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है, आपस में लगने वाला जो बल है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। लाइक दिस, जैसे कि बर्फ के मैंने क्यूब्स बना रखे, बर्फ, सॉरी, मिल्क के समझ लो कि हमने उसको एक प्रॉपर तरीके से क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मैंने दूध को जमा लिया, आइसक्रीम बना दी, दूध जमा हुआ ही रहता है, तो उसमें जो कण है वो काफी पास पास स्थित होंगे। जब मैं उसको बाहर निकाल कर रखा आइसक्रीम को, 5 से 6 घंटे तक मैंने बाहर रखा, अणु क्या हो गए, थोड़े दूर दूर चले गए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर उसको आना था, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने चाहा कि नहीं, मैं इस आइसक्रीम को अब तो गर्म करके रहूंगी, तो उस केस में क्या हुआ, जैसे ही मैंने उष्मीय ऊर्जा दी, थर्मल एनर्जी दी, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उस केस में कण जो है मेरे क्या हो गए, काफी दूर दूर स्थित हो गए। ठीक है, तो ये वाली स्टेज एक्चुअल में क्रिएट हुई है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, किस एग्जाम के क्वेश्चन है ये, बहुत सारी मल्टीपल एग्जाम्स के क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी बुक के भी हैं। हमने बस ये कि जहां से भी क्वेश्चन मिले हैं सबको एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया है और उसकी प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं। तो अलग अलग एग्जाम के कुछ एक मुझे याद होंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी एग्जाम के। ठीक है, चलिए, इसमें इस वाले चैप्टर से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर वो जो HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, जो ऑलरेडी मैं आपको एक बार करवा चुकी हूँ, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया सब्लिमेशन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये तो सिंपल है। चलिए अगला देखिएगा, ठोस में कण कैसे होते हैं, सॉलिड में कण कैसे होते हैं, आसपास पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। ढीले किस में पाए जाते हैं, द्रव्य में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं। कंटिन्यूअस गति करते रहते हैं, किसमें पाया जाएगा, गैसेस में पाया जाएगा। कोलाइड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन आपको पूछी हुई है, कॉलिजन हो रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या है। ठीक है, हाँ, कपूर बोल सकते हो, सब्लिमेशन बोल सकते हो। ठीक है, अगला देखिएगा, संपीड्यता सबसे अधिक किसमें होती है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, मतलब किसको आप सबसे ज्यादा कंप्रेस यहाँ पर कर सकते हो। कंप्रेसिबिलिटी इज हाई इन द केस ऑफ, किसको कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉलिड को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लिक्विड को आप थोड़ा बहुत कर सकते हो और गैसेस को सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। अगला देखिएगा, जमने की प्रक्रिया के दौरान टेम्परेचर कैसा रहेगा, अगर कोई पदार्थ फ्रीज हो रहा है
तो उस केस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर इरेग्युलर यहाँ पर होगा। देखो, आप वर्ग एक फिजिक्स के लिए पूछ रहे हो ना, तो अभी आपकी जो ये क्लासेस चल रही है आप इसी को ले लो, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो हमारे एमपीटेट 2 के सिमिलर ही है, तो आप वर्ग एक के लिए भी सेम क्लासेस विजिट कर सकते हैं, सेम क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो टेम्परेचर अगर आप फ्रीज करना चाहते हो, दैट मीन्स कि आपको टेम्परेचर को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, तभी वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पर होगा। लेकिन उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, जो आप लेटेंट हीट वाली बात कर रहे हो, वो यहाँ पर बदलती रहेगी। यस, आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा। फ्रीजिंग की प्रक्रिया के दौरान जब तक वो पूरा फ्रीज नहीं हो जाता, टेम्परेचर अपना कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए, एक क्वेश्चन और करिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद अगली शीट स्टार्ट कर देते, थोड़ा सा लेवल अपन इंक्रीज करेंगे अब। परस्पर क्रिया करने वाले अणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल पाया जाता है, जिसे किस रूप में जाना जाता है। मतलब परस्पर क्रिया करने वाले अणु हैं, मतलब बहुत सारे अणु हैं, या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस प्रकार के फोर्सेस को क्या कहा जाएगा, आकर्षण, प्रतिकर्षण, अंतर आणविक, है ना। इंग्लिश में देख लो, अंतर आणविक है या फिर ये अंतराणविक यहाँ पर हो सकता है। कौन सा फोर्स बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर बोलेंगे, क्योंकि अलग अलग अणुओं की बात हो रही है। अगर एक ही अणु की बात होती जिसमें परमाणु होते तो उसको अपन इंट्रामोलिक्यूलर बोलते। आई थिंक ये वाला तो कोई डाउट नहीं है अभी तक में देखे तो सबका, ठीक है। फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं, एक बार और डेफिनेशन के साथ समझना है, एक बार और समझने की जरूरत है, तो आप बोल सकते हो, ठीक है। इसीलिए लाइव सेशन होते हैं जहां पर आप एट टाइम अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण की शक्तियों को क्या कहा जाता है। यस, इंटरमोलिक्यूलर उसका करेक्ट है। What are the forces of attraction and repulsion between interacting molecules? वही अणुओं के बीच में बोल रहा है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा आपका, फिर से इंटरमोलिक्यूलर हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट थी बट पूछने का तरीका सिमिलर था, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हो जाएगा। फिर से इंट्रा आंसर करा, इंट्रा नहीं होगा। इंट्रा कब होगा, जब एक ही अणु की बात हो रही होगी, यहाँ पर बहुत सारे अणु हैं, ठीक है, जैसे HCl भी है, H2O भी है, ऐसा। अगर ये केवल H2O की बात करता, H2O एक अणु है, पानी है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो कैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को बांध के रखा हुआ है खुद से, ये चीज इंट्रा होती है। बाकी अगर इसके अलावा किसी और अणु की बात कर रहा है H2O के साथ, तो उसको इंटर कहा जाता है, ठीक है। अब वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो रिपेल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैसों के बारे में बिल्कुल सही है। ये कर लिया ना अभी आपने, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, गैसों का घनत्व ठोस और द्रव की तुलना में कम क्यों होता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि गैसेस का डेंसिटी कम होता है, ये सॉलिड और लिक्विड की तुलना में कम क्यों होता है, ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, तब तक आप इसका आंसर करिए, एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, इंटरमोलिक्यूलर प्लस इंट्रामोलिक्यूलर, इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, अंतराण्विक, और ये क्या होता है, अंतराण्विक यहाँ पर होता है। ओके, चलो, तो देखना, इंटरमोलिक्यूलर के अंदर क्या हो जाएगा कि हम लोग दो अलग अलग अणुओं की बात कर रहे हैं, कोई ये बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, इन दोनों ने एक दूसरे को कैसे बांधा हुआ है, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर। तो आपको जब भी इंटरमोलिक्यूलर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो अणुओं बोलेगा, मॉलिक्यूल्स बोलेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन जब वो इंट्रा पूछ रहा है तो वो एक ही अणु की बात करेगा, है ना, एक ही अणु बोलेगा कि अणु के बीच में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो एक की बात करें तो आप इंट्रा कहोगे, और जब बहुत सारे अणुओं की बात करें तो आप इंटरमोलिक्यूलर कहोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, अभी कोई डाउट, क्वेश्चन नहीं दिखा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, गैसों का घनत्व ठोस और द्रव की तुलना में क्यों कम होता है। क्योंकि इसमें कोई ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होती है, अधिक अणुओं के बीच में ऊर्जा होती है, अणुओं के बीच में ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा समान होती है, या फिर अधिक ऊष्मीय ऊर्जा होती है। क्या रीजन हो सकता है क्यों घनत्व इनका कम होता है, ठीक है। विजिबल हो रहा है क्वेश्चन, यस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4, करिए, आंसर करिए। डी आंसर, बी आंसर, बी होगा क्या, अच्छा पूछ रहे हो, सी आंसर, ओके। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का,
गैस हैव अ लो डेंसिटी, इनका घनत्व कम होता है, क्यों होता है ये बताना है, क्योंकि कोई ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होती है, ओके। अधिक अणुओं के बीच में ऊर्जा होती है, हायर इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी होती है, तो बी वाला तो कैसे करेक्ट होगा। इसने पूछा गैस के लिए ना, तो गैसों का घनत्व, गैसों में इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी ज्यादा कहाँ होती है, वो तो कम होती है, क्योंकि वैसे ही वो एक दूसरे से काफी दूर दूर स्थित होते हैं, तो अणु एक दूसरे को बांध के तो रख नहीं सकते, ठीक है, तो बी कैसे होगा। ठीक है। तीसरा देखो, अणुओं के बीच में उष्मा और ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है, मतलब ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा यहाँ पर समान होती है। आई थिंक यही सारे ऑप्शन आपको किसी एक क्वेश्चन में भी मिले थे, जिसको अपन ने अभी डिस्कस भी किया था, राइट। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है हायर थर्मल एनर्जी होती है। तो अब आप खुद सोचो कि ये इंटरमोलिक्यूलर वाला तो करेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि पूछा भी किसके लिए, ये गैसेस के लिए पूछा है कि गैसेस हैव अ लो डेंसिटी देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज ऑफ, है ना, तो बी वाला तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नो थर्मल एनर्जी तो वो अपन कह नहीं सकते। ठीक है, तो आंसर क्या बच रहा है, डी बच रहा है, अधिक उष्मीय ऊर्जा। गैसों में उष्मीय ऊर्जा ज्यादा होती है, जिससे उनके अणु अधिक दूरी तक फैलते हैं और जिसकी वजह से उनका घनत्व कम यहाँ पर होता जाता है। तो इनकी थर्मल एनर्जी के कारण ही क्या होता है, इनका घनत्व कम होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप ऑप्शन कटिंग मेथड लगा सकते हो, जो जो ऑप्शंस आपको लग रहे हैं कि वो हो नहीं सकते। जैसे अभी किसी ने कहा कि ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो नहीं होगा। कोई उष्मीय ऊर्जा नहीं है तो उष्मीय ऊर्जा अपने पास होगी, ठीक है। बी भी नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर। अब बच रहा है सी और डी। इसने क्या बोला है कि ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा समान होती है, ये एक कारण हो सकता है क्या, तो नहीं। ये भी कोई ऐसा वैलिड रीजन तो नहीं लग रहा है। ऊर्जा बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इंटरमोलिक्यूलर अलग चीज है, थर्मल एनर्जी अलग चीज है, राइट। तो एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज डी। ठीक है, चलिए। देखो, भाषा आपको दोनों ही दे रखी है, हिंदी भी दे रखी है, इंग्लिश भी दे रखी है, अपने अकॉर्डिंग आपको समझना है। गैसेस बिना किसी यांत्रिक सहायता के अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है क्या, आज ही पढ़ा है आपने। कौन सा नियम पढ़ा था, डिफ्यूजन नियम। किसका, ग्राहम का विसरण का नियम पढ़ा था आपने। उसने क्या कहा था कि गैसें जो है इजीली वायुमंडल में मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसने कहा है कि गैसें बिना किसी यांत्रिक सहायता के, बिना किसी मेथड के, मैकेनिकल एड के इजीली वायुमंडल में घुल जाती होगी क्या, तो यस बिल्कुल सही है, इजीली घुल जाती है। इसी को गैसों का विसरण का नियम यहाँ पर कहा जाता है, राइट। क्लियर है यहाँ तक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर करिएगा। ठीक है, अगर फास्ट हो रहा हो तो बताना, ठीक है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स भी है तो हम लोग थोड़ा थ्योरी में ये कर लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर आ गए अपन, 6 पर आ गए। करिए, इसका आंसर करिए। इसने क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस का नियम नहीं है, गैसेस से संबंधित नियम नहीं है। देखो, बायल्स का क्या होता है, बाल्टी होता है, ट्रिक याद आ रही हो। इसमें अपन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और वॉल्यूम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर के, ठीक है। चार्ल्स लो में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और हुक का लो जो है हमारा, वो प्रत्यास्थता गुणांक से संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज जो है गैसेस से नहीं, ये नियम जो है ये सॉलिड का नियम है। ये आपका यूनिट 12 का क्वेश्चन है। और गे लुसेक का जो नियम है, जिसमें अपन वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, गिव अवे थ्योरी हमने ट्रिक याद करी है। तो हुक का नियम किससे संबंधित है, ठोस से संबंधित है। बाकी आपका जो बचा हुआ है ये तीनों के तीनों गैसेस से संबंधित है। ठोसों में जो इलास्टिसिटी होती है उससे संबंधित है आपका हुक का नियम, राइट। क्लियर है। ट्रिक तो नहीं देखनी है, याद आ रही है, जिसको भी याद है तीनों ट्रिक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, ताकि बाकी सारे जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी याद हो जाए। चलिए अगला देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत आपको पता ही है 78 यहाँ पर होता है, ठीक है। बाकी पता ही है, ऑक्सीजन लगभग 21 अपन मानते हैं, आर्गन 0.93 और CO2 0.04%। अगला देखिएगा, गैसों में कणों की गति कैसी होती है। अगर आप गैस में कण देख रहे हो, चलिए बताइए आंसर। गैस में कण कैसे गति करते हैं, ओनली वाइब्रेट करते हैं, स्लो करते हैं, कंपनशील होते हैं और अनियमित होते हैं, या काफी फास्ट गति करते हैं और काफी इरेग्युलर रैंडम गति यहाँ पर करते हैं। ठीक है, नहीं याद आ रही है क्या किसी को भी ट्रिक, आज दिन में ही तो पढ़ी थी, बहुत सारे थे आज तो दिन में। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, केवल कंपनशील। अच्छा, मतलब कोई भी कण जो होगा, है ना, जैसे कि ये गैस है ना, ये कंटेनर है हमारा, है ना, ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई, तो ये कण यहीं पर वाइब्रेट कर रहा है, मूव नहीं करेगा। कण तो मूवेबल भी होते हैं ना कण, तभी तो अपन बोलते हैं कि जो भी कंटेनर में इसको डाला गया है उसकी दीवारों पर इक्वल प्रेशर लगाते हैं, ये गैस की प्रॉपर्टी। तो वो कब लगा पा रहा है, जब वो ये पूरे कंटेनर को अपना घर मानते हुए पूरे कंटेनर में क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा, जहां जगह मिल रही है वहां पर जा रहा है। तो काफी ज्यादा रैपिड इसका मोशन होता है और काफी ज्यादा रैंडम होता है, ये कहीं पर भी जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि मैं इस जगह ही जाऊंगा या मैं
पैरेलल ही जाऊंगा, मैं एंटी पैरेलल ही करूंगा, ऐसा फिक्स नहीं है, रैंडम गति उसकी रहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, लिख दो ट्रिक, लिखवा के ही मानोगे। चलो तब तक इसका क्वेश्चन का आंसर करो। देखो सबसे पहला जो होता है हमारा बायल्स का थ्योरी होता है ना। बायल्स की थ्योरी में हम लोग एक ट्रिक याद करते हैं, बायल्स की बाल्टी करके। दैट मीन्स कि क्योंकि हमें तीन चीजों के साथ डील करनी होती है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है और टेम्परेचर होता है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, आपको पता है एक आदर्श गैस समीकरण तो आपको याद है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यहाँ पर होता है, जहां पर P प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोल संख्या, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सार्वत्रिक गैस नियतांक और T टेम्परेचर होता है। तो उस केस में आप देखना कि बायल्स का बाल्टी में क्या याद रखोगे कि ये जो बायल्स का नियम है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। उस केस में पीवी किसके बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अगर दो गैसेस के लिए बोला जाए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया आपका बायल्स का नियम, ठीक है। दूसरा जो नियम होता है वो चार्ल्स का नियम। चार्ल्स कैसा है, चापला यहाँ पर है, ठीक है। तो चार्ल्स के नियम में आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, है ना। पीवी और कौन होता है, टी, तीन चीजें होती है। तो कौन बच रहा है, प्रेशर अगर निकाल दिया तो कौन बचा, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, यानी कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये दो समीकरणों के लिए हो गया। तीसरा नियम कौन सा है, गे लुसेक का नियम है। गे लुसेक की थ्योरी को हम लोग गिव अवे थ्योरी यहाँ पर बोलते हैं। तो गे लुसेक का नियम में क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। दैट मीन्स इसमें प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। सो P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू K, कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। अभी तीन नियम देख लो, है ना। एक और चलो देख ही लेते हैं। एक और लास्ट नियम होता है हमारा एवोगेड्रो का नियम। एवोगेड्रो की थ्योरी को हम लोग एटीपी थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा, यानी कि जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल संख्या के। सो V इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, NK के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार नियम हमने यहाँ पर डिस्कस करे थे। बाकी एक आदर्श गैस समीकरण है और एक कंबाइंड गैस थ्योरी है। फिर इसके बाद डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है और एक और ग्राहम का विसरण का नियम है। वो अगर आगे क्वेश्चन आते हैं तो उसके साथ अपन डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन तो छोटा सा ही था कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं। सो मोल संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, हिंदी में बोले तो भार डिवाइड बाय अणुभार यहाँ पर होगा, मतलब मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर होगा। सो मास कितना दे रखा है, 64 ग्राम यहाँ पर दे रखा है। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, एक का भार 16 होगा, पूरे ऑक्सीजन के लिए बोला है ना। तो ऑक्सीजन का टोटल कितना होता है, 16 प्लस 16 यानी कि 32। O2 आप लिखते हो तो 64 डिवाइड बाय 32 कितना हो जाएगा, 2 मोल यहाँ पर हो जाएगा। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2 मोल। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलो कोई डाउट है इसके अंदर एन मोल संख्या निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है। हाँ, ये एवोगेड्रो नंबर होता है, सही बात है, सही बताया आपने। चलिए, इसने ये पूछा है कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, दो चीजें होती है, एक एनटीपी पर जो नॉर्मल आप लेते हो, लेकिन जब भी आपसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन कितने के बराबर होगा। पहला ऑप्शन ये रहा 22.4 लीटर के, दूसरा 24 लीटर के, तीसरा डिपेंड करता है कि उसका आणविक भार कितना है और अन्य स्थितियों पर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमेशा ध्यान रखना जो आयतन होगा वो 22.4 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। ये एसटीपी की वैल्यू होती है। बाकी सब वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी हो वैसे ही रखनी है नॉर्मल। बाकी वॉल्यूम अपना 22.4 होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होने वाला है, थोड़ा सा अब एडवांस क्वेश्चन करेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल बेसिकली, ठीक है। किसी एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा या फिर पूर्ण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इससे जो बंध बनेगा उस बंध को क्या नाम दिया जाए। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आयोनिक हो सकता है, मतलब आयनिक बंध हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर हो सकता है, या फिर एक प्रकार का डेटिव बॉन्ड यहाँ पर होगा। क्या आंसर होना चाहिए, देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है मतलब आयन ट्रांसफर हो रहे हैं, आयन ट्रांसफर हो रहे तो बंध जो होगा वो आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है, और इससे रिलेटेड टॉपिक अपन आगे अभी कंप्लीट कर रहे हैं, सारे बंध अभी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग के जो 8 से 9 क्वेश्चन है वो सारे यही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वास्तविक गैस का व्यवहार आदर्श गैस के विचलन की जो खोज है ये किसके द्वारा यहाँ पर करी गई थी।
वास्तविक गैस का जो व्यवहार आदर्श गैस से काफी डिफरेंट यहाँ पर होता है। तो किसने ये खोज करी थी? वांडरवाल ने यहाँ पर ये खोज करी थी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यहाँ पर होता है, तो इन्होंने क्या करा था, इसको थोड़ा सा पीवी को क्या कर दिया था, मॉडिफाई यहाँ पर कर दिया था। ठीक है, बेसिकली इन्होंने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी माइनस ए बाई वी स्क्वायर और वी माइनस बी स्क्वायर करके इस इक्वेशन को यहाँ पर फॉर्म किया था। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन जो होती है वांडरवाल इक्वेशन यहाँ पर कहलाती है। ओके, क्लियर है? अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इसने ये पूछा है कि लंदन फोर्स जो होता है इसको किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? डेटिव बॉन्ड पढ़ना है क्या? डी ऑप्शन पूछ रहे थे क्या? बॉन्ड वाला, वो भी सारे बॉन्ड्स आ जाएंगे, डेटिव आ जाएगा, कोवेलेंट आ जाएगा, सारे बॉन्ड आ जाएंगे एक एक क्वेश्चन में। वो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, जो ट्रिक अभी लिखाई थी वो लिख लिया आपने? चलिए इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन नंबर 3? लंदन फोर्स को किस नाम से जाना जाता है? डिस्पर्शन फोर्स से, वांडरवाल फोर्स से, हाइड्रोजन से, कोवेलेंट से। तो एक्चुअल में जो लंदन फोर्स का नाम है वो डिस्पर्शन फोर्स है। ठीक है, कहीं कहीं वांडरवाल भी लिखा जाता है। वो किस केस में लिखा जाता है? जब आपको उसका ओरिजिनल नाम नहीं पता हो या ओरिजिनल नाम ऑप्शन में नहीं दे रखा हो, तब इसको वांडरवाल कहा जाता है। बाकी इसका सही नाम डिस्पर्शन फोर्स है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर डिस्पर्शन नहीं होता है ऑप्शन में तो ही आप लगाना, क्योंकि एक्चुअल में इसका वांडरवाल नाम नहीं है। सिर्फ यही है कि लंदन फोर्स काफी कमजोर बल होता है और वांडरवाल जो बल होता है ये भी काफी वीक यहाँ पर होता है, इसीलिए इन दोनों को एक ही नाम से बुलाया जाता है। बाकी एक्चुअल जो इनका हिस्ट्री है वो काफी अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, विक्षेपण बल की अंतःक्रिया ऊर्जा किसके अनुपात में यहाँ पर होती है? जैसे कि जो डिस्पर्शन फोर्स यहाँ पर होगा, डिस्पर्शन फोर्स बोले तो फैलाव बल, या फिर लंदन फोर्स जो कि सबसे वीकेस्ट फोर्स आज की डेट में माना जाता है। ठीक है, इसने बोला है कि इसकी जो एनर्जी होगी वो किसके अनुपात में यहाँ पर होगी, इसकी जो अंतःक्रिया यहाँ पर होती है वो किसके अनुपात में होगी? आर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है दूरी को। ऑप्शन विजिबल हो रहा है, पहला ऑप्शन आर की पावर 6 है, दूसरा ऑप्शन 1 डिवाइड बाय आर की पावर -6 है। इसको ऊपर लेकर जाओगे तो वो तो वैसे ही आर की पावर 6 हो गया। तीसरा ऑप्शन आर स्क्वायर है और फोर्थ ऑप्शन 1 डिवाइड बाय आर की पावर 6 है। तो ये आर की पावर यानी कि दूरी के छठे घात के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर होता है। ठीक है, यानी कि दूरी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ही कम यहाँ पर होगी। अब देख लो दूरी कितनी ज्यादा है, आर टू दी पावर 6 है, तो एनर्जी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। यानी कि लंदन फोर्स जो होता है, डिस्पर्जन फोर्स जो होता है, उसकी दूरी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा जो होती है, आंतरिक ऊर्जा, वो सबसे कम यहाँ पर होती है। ठीक है, ये चीज आप लिख लेना, ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, किसकी कितनी एनर्जी होती है वो इस टेबल में लिखा हुआ है, दूरी के टर्म्स में, डिस्टेंस के टर्म्स में। जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? आयन। आयन कि कैसे एक आयन दूसरे आयन के ऊपर बल लगाकर उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे कैसे Cl ने Na के ऊपर बल लगाकर उसको अपना बना लिया, दैट इज आयन आयन बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बीच के जो डिस्टेंस होगी वो 1/r होगी। ठीक है, जो कि काफी कम होती है, इसीलिए इसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? आयन आयन बंद होगा। दूसरा जो बंद होता है वो आयन डाइपोल बॉन्ड यहाँ पर होता है, यानी कि कैसे एक आयन एक डाइपोल यानी द्विध्रुव यानी कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखने वाले को अपने साथ बांध लेता है। इसकी जो रेडियस होती है, इसकी जो त्रिज्या होगी या जो दूरी होगी 1/r² होती है। ये सब लाइन से अरेंज कर रखे हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग आयन आयन है, फिर आयन डाइपोल है, फिर उससे वीक जो है डाइपोल डाइपोल यहाँ पर होता है। इसकी जो रेडियस होगी, त्रिज्या जो होगी 1/r³ यहाँ पर होगी। फिर डाइपोल डाइपोल 1/r6 होती है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की भी 1/r6 होती है और लंदन डिस्पर्शन की भी 1/r6 होती है। ये सबसे वीकेस्ट यहाँ पर माना जाता है। बेसिकली जो कंपैरिजन होता है वो डाइपोल डाइपोल से होता है। डाइपोल डाइपोल के ऊपर वाले सबसे स्ट्रॉन्ग, डाइपोल डाइपोल के नीचे वाले सबसे वीक यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए, और बंद की एनर्जी एक्चुअल में देखना चाहते हो तो आप एक रेंज देख सकते हो। एक्चुअल तो किसी का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने कौन से तत्व यहाँ पर लिए, कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर लिए, है ना। तो ये देखो आप, आयन आयन सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। आयन डाइपोल की जो एनर्जी होती है 40 से 600 किलो जूल प्रति मोल के बीच में होती है। फिर आपका एक हाइड्रोजन बंद आ जाता है जो कि 10 से 40 के बीच में। डाइपोल डाइपोल 5 से 25 के बीच में। और अगर आप लंदन फोर्स देखोगे तो 0.05 से 40 के बीच में ये हो सकती है, मतलब सबसे लोएस्ट ये रहती है। ठीक है,
टेस्ट में इसका एक क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल होगा इसका एक क्वेश्चन, शायद यही वाला था जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला था। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन एंड वीकर देन। जो अभी आपने एनर्जी पढ़ी है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा शक्तिशाली है। आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप 50 बार सीढ़ियां चढ़ सकते हो, मतलब आप ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है, तो बल में भी ये जो अलग अलग बॉन्ड्स अपन बना रहे हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस लगेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डाइपोल डाइपोल से अपन क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अब डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या होता है कि एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को कैसे अपनी ओर आकर्षित करता है, दैट इज डाइपोल डाइपोल। डाइपोल मतलब द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब जिसके पास दो पोलर एक्टिविटी होगी, जिसके पास दो पोल होंगे, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आयन का मतलब होता है जिसके पास एक ही चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, या तो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव यहाँ पर हो सकता है। तो डाइपोल डाइपोल किससे स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, से मजबूत होता है और से कमजोर होता है। तो हमको ये चीज पता है, एक चीज याद रख लो, है ना, मैंने इसीलिए बोला था आप डाइपोल डाइपोल से कंपैरिजन करके याद रख सकते हो। इसके ऊपर कौन है और इसके नीचे कौन है, तो आयन जो होगा वो इससे स्ट्रॉन्ग होगा, आयन आयन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद इससे स्ट्रॉन्ग एक और कौन होता है, आयन डाइपोल यहाँ पर होता है, ये दो इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर ये आ जाता है, फिर इसके नीचे कौन आ जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड आयन आ जाएगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक और इसके ऊपर हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, नीचे और कौन बच रहा है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स यहाँ पर बच रहा है, वांडरवाल बल यहाँ पर बच रहा है। ये सब इससे वीक है। ठीक है, तो अब आप देख लो कि पीछे अपन को करना है मजबूती वाला। ठीक है, द्विध्रुव द्विध्रुव बल किससे मजबूत होता है, मतलब नीचे वाली वैल्यू को आप देख लो, लंदन आप रख सकते हो। ठीक है, ये दोनों तो नहीं रख पाओगे, ये भी आप रख सकते हो। ठीक है, दो ऑप्शन अभी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि देखना है कि डाइपोल डाइपोल इन दोनों से तो मजबूत है। पीछे की साइड देखो, पीछे कौन है, कमजोर लिखना है, तो लंदन से कमजोर होगा क्या, लंदन से तो स्ट्रांग होगा, यानी कि आयन आयन से कमजोर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा होगा आप सभी के साथ कि जिन्होंने ये वाली थ्योरी पढ़ी हुई है, यूनिट 16, हाँ यूनिट 16 की थ्योरी पढ़ी हुई है, उनको ये सारे बल जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, आई थिंक क्लिक करते जा रहे होंगे कि आयन डाइपोल कैसे हुआ, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल कैसे हुआ, है ना। तो एक बार थ्योरी जरूर से पढ़कर आना, क्योंकि उसमें एक एक जो बल है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे एक आयन दूसरे आयन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, कैसे एक आयन एक अनावेशित को डाइपोल बना सकता है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसका थ्योरी नॉलेज भी जरूरी होगा। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। HCl किसका एक उदाहरण हो सकता है, HCl एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, वो अब आप डिसाइड करो कि HCl में कौन सा बनना चाहिए, डाइपोल डाइपोल होना चाहिए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होना चाहिए, लंदन इंट्रैक्शन यहाँ पर होना चाहिए, या फिर वंडरवाल इंट्रैक्शन यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर हो रही है सारी चीजें यहाँ तक। रिवीजन, रिवीजन जरूरी है, यस सही बोल रहे हो, रिवीजन करते रहो। ठीक है, रिवीजन आप टाइम से करते रहना, जो भी चीजें पढ़ी है, थ्योरी मत भूलना, थ्योरी को आप रिवाइज करते रहना। ठीक है, चलिए करिए, इसका आंसर क्या होगा। HCl में किस प्रकार का बंड पाया जाता है, किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है, डाइपोल डाइपोल यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसके पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, डाइपोल डाइपोल इसके अंदर पाया जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अभी थ्योरी थोड़ा सा स्किप कर देते, इतना टाइम नहीं है थ्योरी पढ़ने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, 7 को देखिए, इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःक्रिया स्थायी द्विध्रुव और एक उदासीन अणु के बीच में पाई जाती है। अब इसने पूछा है, इसने डेफिनेशन दे दी है और पूछा है कि ये बल किसके बीच में पाया जाएगा। इसने बोला है कि अंतःक्रिया हो रही है ना, अणुओं के बीच में, इसमें से एक मेरा डाइपोल होगा, स्थायी द्विध्रुव होगा, कहाँ पर लिखा है इसने, परमानेंट डाइपोल है, तो ये मेरा एक डाइपोल हो गया, डाइपोल जिसने दोनों चार्ज पकड़ के रखे हुए हैं। और एक उदासीन अणु जिसके ऊपर अभी कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं है, जस्ट लाइक आर्गन आप ले लो, नो चार्जेस। ठीक है, अगर इस स्थायी द्विध्रुव ने इसको भी चार्ज यहाँ पर कर दिया, ठीक है, उदासीन है, उदासीन क्या कर सकता है, अपने ऊपर एक चार्ज लेकर आ सकता है, किसकी मदद से, इसकी मदद से। दैट मीन्स कि क्या हो सकता है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका अपोजिट चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो एक उदासीन अणु और एक स्थायी द्विध्रुव के बीच में होने वाली क्रिया को क्या कहा जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल रिएक्शन यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, जैसे अभी फिर से बना लेते हैं इसको, ये वाला हमने बोला था पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव आप मान लो,
ठीक है, अब ये उदासीन अणु था तो ये इसके ऊपर भी क्या कर देगा, इसको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। मतलब जो इसके पास वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो इससे दूर वाला है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस डाइपोल ने क्या करा, अपनी डोमिनेंस के कारण एक उदासीन अणु को भी क्या बना दिया, डाइपोल यहाँ पर बना दिया। तो इसी के साथ ना दो प्रोसेस होती है, एक तो ये अभी आपने समझ ली कि कैसे एक डाइपोल किसी को भी यहाँ पर क्या बना सकता है, उदासीन अणु को डाइपोल यहाँ पर बना सकता है। और सेम चीज एक आयन के साथ होती है, इसीलिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। मतलब कैसे एक आयन एक उदासीन परमाणु को, है ना, क्या कर सकता है, डाइपोल यहाँ पर बना सकता है। तो एक होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और एक होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ये दो प्रकार के बल आपके हो गए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। ये कमेंट्स नहीं आ रही है, समझ में तो आ रहा है ना सारी चीजें। यस, क्या पूछ रहे हो, हाँ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल सही बताया था। ठीक है, चलो लेट्स सी इसका क्या आंसर कर रहे हो। हाइड्रोजन बंध परमाणुओं, क्या पूछ रहा है ये, हाइड्रोजन बंध पदार्थों के गुणों और संरचना को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि कोई भी पदार्थ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, वो हाइड्रोजन बंध निर्धारित करता है। क्योंकि हाइड्रोजन इन सब में स्ट्रॉन्ग माना जाता है ना, हाइड्रोजन बंध जो होता है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है ना। अब इसमें से कौन सा एक उदाहरण इसका नहीं हो सकता है, हाइड्रोजन प्रोटीन की स्ट्रक्चर को निर्धारित करेगा, न्यूक्लिक एसिड की, वाटर की भी। बट मैथेन का इससे ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं, मैथेन में इसका कोई इतना रोल होता नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है मेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट पर कार्य करता है और मैथेन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है मैथेन अणु को निर्धारित नहीं कर सकता है। कोई एक सामान्य CH4 जो है कोई सामान्य बंध यहाँ पर कार्बन के साथ मिलकर बनाता है। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन से भी स्ट्रॉन्ग कौन बैठा है, कार्बन बैठा है। तो हाइड्रोजन का जो डोमिनेंस है, हाइड्रोजन का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें कार्बन ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो वो कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने पास बुलाता है कि ठीक है मेरे पास 4 बंध खाली है, तुम मुझसे आकर जुड़ जाओ। तो इसलिए CH4 बनता है और हाइड्रोजन का अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ CH4 में नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, सही बात है। अब कुछ क्वेश्चन होंगे आदर्श गैस समीकरण से, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, है ना। कुछ एक चीजें इसमें और रहेगी बॉन्ड की, वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आदर्श गैस समीकरण में जो स्थिरांक होता है उसको क्या कहा जाता है, आर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है, ऐसे तो 5 वैल्यू होती है, बट जो जनरली आप कंसीडर करते हो वो 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन वाली कंसीडर करते हो। ठीक है, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रखा है तो 0.083 वाली वैल्यू आप कंसीडर करते हो। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल आ गए, कॉपी पेन ले लेना। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी मॉर्निंग वाली क्लास के जो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। आज जरूर हमने थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी किए थे और न्यूमेरिकल्स भी किए थे, वो आप बना पा रहे हो। ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल कितने स्टूडेंट मॉर्निंग वाली क्लास के बना पा रहे हैं। देखो जितने भी क्वेश्चन आप, न्यूटन के शीतलन के नियम हो गए, अपने यंग मापांक के हो गए, जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, अगर आपसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल पढ़ते से ही क्वेश्चन बन रहा है, दैट मीन्स कि अभी तक आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है और जो भी अभी आपकी स्ट्रैटेजी चल रही है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब वो जो सेशन मॉर्निंग में हो रहा है वो आपका एक रियलिटी चेक है कि जितना भी आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए अभी सेंसेबल है कि नहीं, आप उससे क्वेश्चंस बना पा रहे हो कि नहीं, जितना भी थ्योरी पढ़ा है वो आपका मतलब सही से पढ़ा है या नहीं, वो वाली चीज है। ठीक है, तो मॉर्निंग सेशन को जरूर से विजिट करना और उससे जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करना। या तो HSTET का जो क्यूबी मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसमें और भी क्वेश्चंस है, बायो मैथ्स के भी हैं, वहां से भी आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, चलो नहीं बन रहा है तो देखो बनाना पड़ेगा, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, जो भी थ्योरी पढ़ी है उसके आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल MCQs यहाँ पर करिए, तभी आप ये वाली जो चीजें हैं, क्योंकि ऐसा है टाइम कम है और टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। मतलब जो बच्चा 2 साल में पढ़ता है, कॉलेज में 3 से 4 साल में पढ़ता है, ठीक है, वही सारी चीजें आपको सिर्फ 1 से 1.5 महीने में प्रिपेयर करने को बोली है ना। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तो हम लोग नहीं कर पा रहे, तो आप थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस यहाँ पर भी करते जाइएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अ सर्टेन गैस ऑक्यूपाइज 200 ml ऑफ वॉल्यूम एट 2 बार प्रेशर।
800 केल्विन। मतलब ये तो क्या बोल रहा है, इसने वॉल्यूम भी दे दिया, इसने प्रेशर भी दे दिया और इसने टेम्परेचर भी दे दिया। मतलब बायल्स का नियम फेल हो गया, चार्ल्स का नियम फेल हो गया, एवोगेड्रो का नियम फेल हो गया, ठीक है, गेल लुसेक का नियम फेल हो गया। चारों नियम तो नहीं लग रहे क्योंकि तीनों चीजें दे रखी है। फिर क्या लगेगा, एक हमारे पास ना होती है आदर्श गैस समीकरण, ठीक है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, एक और वो चीज होती है कि जितने भी नियम आपने पढ़े हैं आप उन सबको क्या करो, कंबाइन यहाँ पर कर लो, है ना। जैसे कि इसी से पढ़ना है तो आप इसी से भी देख सकते हो। P1V1 डिवाइड बाय T1 हो जाएगा अगर दो गैसेस के केस में पूछा है। P2V2 डिवाइड बाय T2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये गैस का कंबाइंड लो होता है। ठीक है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर मुझे 160 भी दिख रहा है और 240 भी दिख रहा है। इससे आप सॉल्व करके देखो ना क्या आंसर आ रहा है। P1 हो जाएगा, P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कहाँ है P1, प्रेशर दे रखा है 2 बार का, वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 ml का मेरे को वॉल्यूम दे रखा है, नीचे टेम्परेचर केल्विन में है। अगर ये सेल्सियस में होता तो प्लस 273 अपन करके आते। P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 बार यहाँ पर दे रखी है। V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। ये हमने यहाँ पर रख ली, 2 0 से 2 0 कट हो गया और क्या कट हो रहा है, ठीक है। अभी इसको कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 800, 800/5 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से V2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। 5 अंक 30, 60, 160 जो है अपना ml में ही था क्या ये, है ना, ये ml दे रखा है तो 160 ml अपना क्या हो जाएगा, आयतन यहाँ पर हो जाएगा। ये रखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर। कंबाइंड गैस लो से आप इसको कर सकते हो, P1V1 डिवाइड बाई T1, P2V2 डिवाइड बाई T2 से, ठीक है। और ऐसे भी समझना है तो n मोल संख्या होगी, एक ही गैस की बात हो रही है, ठीक है। बस अपन ने टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ा है तो मोल संख्या सिमिलर होगी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी सिमिलर होगा। दोनों कट जाएंगे, दोनों इक्वेशन के लिए आप t को इधर लेकर आ जाओ, ठीक है। तो दोनों से ही आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करो। लेट्स सी कि हम अपने बेसिक लॉजिक को कैसे किसी भी फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। मोलर द्रव्यमान, टेम्परेचर और दाब के बीच में सही संबंध कौन सा होगा। आज जो दिन में थ्योरी पढ़ाया था उसी का न्यूमेरिकल है ये। सो लेट्स सी की थ्योरी समझ में आई या नहीं आई। देखो उसने पूछा है मोलर द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जस्ट लाइक कि H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का 18, CO2 का कितना होगा, 44 होगा, ठीक है। तो किसी भी गैस का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल M, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकाल कर बता देंगे, पर कैसे, ठीक है। अब आपको बताए कि एन क्या है, यहाँ पर मोल संख्या है। मोल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। हिंदी में अभी आपने किया था भार डिवाइड बाय अणुभार, अभी किसी गैस का निकाला था ना अपन ने इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो अब आप इस एन को इस वाले फॉर्मूला से रिप्लेस कर दो क्योंकि मुझे यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एम स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम और ये क्या हो जाएगा, आरटी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसने ये तो बोला ही नहीं है कि डी क्या है, तो डी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर वॉल्यूम है, मास है ना, तो घनत्व इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो कहीं ना कहीं ये द्रव्यमान और आयतन को मिलाने की कोशिश कर रहा है। सो एक और फॉर्मूला हमारा मैथ्स का ही कह दो आप इसको, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये पी को ऐसे ही रहने दो, या फिर अभी आपको यहाँ से दिख रहा हो, चलो अभी इसको कर ही लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो P यहाँ पर ऐसा है, ये मास हमको दे रखा है, इस वॉल्यूम को मैं नीचे लेकर आ गई, ठीक है। और नीचे जो अभी चल रहा है मेरा, इधर हो जाएगा RT डिवाइड बाय कैपिटल M। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि D इज इक्वल टू एम बाई वी था, तो मैं इसको D लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, P इज इक्वल टू D RT बाय M, ठीक है। अब मैं इस M को उधर लेकर चली जाऊँ, ठीक है, कैपिटल M मेरा उधर चला जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, डी आर टी, और ये पी नीचे आकर बैठ जाएगा। डी आर टी बाई पी किस में दे रखा है, इक्वेशन 1 के अंदर दे रखा है। यस, दो आंसर ऑप्शन नंबर 1 आए थे, 3 4 थे। ओके, सही बात है, बिल्कुल सही लॉजिक लगाया। एम इज इक्वल टू कैपिटल एम, दैट इज मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो डी आर टी बाई पी के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, बस इसने क्या करा, आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए डेंसिटी के टर्म्स में आदर्श गैस समीकरण पूछ ली है ना। बाकी है तो ये वही, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें आपने एन की वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू इससे हो गई और यहाँ से आपने डेंसिटी का फॉर्मूला रख लिया घनत्व का, बस इतना ही था। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। यदि शुष्क गैस का दाब x दिया गया है और टोटल दाब
x+3 दिया गया है, तो बताइए जो जलीय तनाव होगा वो कितना होगा? देखो जल वाष्प का दाब यानी कि जो जल वाष्प यहाँ पर हुई है, पानी जो भाप बनकर उड़ा है ना, उसी को जलीय तनाव हम लोग यहाँ पर कहते हैं। तो यदि अपन को टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है, टोटल अपन को क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, पीटी मतलब प्रेशर कितना टोटल, ठीक है। तो कैसे निकालता है, जो भी हमको नॉर्मल में अभी वैल्यू दे रखी है, जस्ट लाइक कि जो अभी शुष्क गैस है, ड्राई गैस है ना, इसका प्रेशर कितना है, प्लस जो भी यहाँ पर हमको जो टेंशन मिली है, जो जलीय तनाव मिला है, वो कितना है, ठीक है। तो इसको ए क्यू या ए टी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें आप वैल्यू रख लो। अपन को शुष्क गैस का दाब कितना दे रखा है, एक्स यहाँ पर दे रखा है, और टोटल दाब कितना दे रखा है, x+3 दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए टी की वैल्यू जो जलीय तनाव हुआ है वो कितने का हुआ है, 3 का यहाँ पर हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो बस फॉर्मूला याद रखना था, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था, ठीक है। कैसे लिखा हमने कि टोटल जो प्रेशर होगा वो ड्राई गैस प्रेशर के प्लस एक्वेशियस टेंशन जो होगी उसके बराबर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, एक सिलेंडर में कुल दाब जो है एक बार यहाँ पर दे रखा है, सिलेंडर का जो टोटल प्रेशर है, ठीक है, वो कितना दे रखा है अपन को, एक बार यहाँ पर दे रखा है, जिसमें कितनी दे रखी है, 20 ग्राम तो अपन को हाइड्रोजन दे रखी है, और 50 ग्राम क्या दे रखा है, नियोन यहाँ पर दे रखा है। तो मुझे इस ये टोटल क्या दे रखा है अपन को, भरी हुई, मतलब इसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा कि इतनी इतनी गैस हमने ले रखी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो जलीय तनाव इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं थ्योरी में इसके नोट्स में इसको ऐड कर दूंगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला नहीं दिया था, फॉर्मूला अपन ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, वॉल्यूम के लिए बोल रहा है, ठीक है। और निकालना क्या है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका आंशिक दाब क्या होगा, कौन से नियम से निकालोगे, डॉल्टन के आंशिक दाब के नियम से हम लोग इसको निकालेंगे। शुरू कहाँ से करें, तो सबसे पहले जो इसका टोटल वॉल्यूम निकाल कर बताओ। सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस का जो भार है वो अपन निकालेंगे, क्योंकि क्या निकालना पड़ेगा, आंशिक दाब निकालना है। आंशिक दाब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलो बेसिक से करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको इसके थ्योरी क्लास में भी करवाया था, वो भी शायद इसी के लिए था, वैल्यू ऑक्सीजन और नियोन के लिए करवाया था, वो भी अभी अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की मोल संख्या निकाल लेते। मोल संख्या का अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम करके, ठीक है। तो अपन को जो हाइड्रोजन है इसका भार कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और हाइड्रोजन गैस ही होगी है ना, तो हाइड्रोजन गैस का अणुभार कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 10 निकल कर आ गई। सेम चीज हम लोग नियोन के लिए निकालेंगे। बताओ नियोन का भार कितना दे रखा है, 50 ग्राम दे रखा है, और अणुभार कितना हो जाएगा, नियोन 10वें नंबर पर आता है, भार इसका 20 होता है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2.5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये मेरे क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए, किसके, हाइड्रोजन के और नियोन के। अब आप क्या करिए, टोटल मोल्स यहाँ पर निकाल लीजिए। टोटल मोल्स कितने हो गए, 10+2 यानी कि 12 और 0.5, टोटल मोल्स जो हो गए इस गैस में 12.5 मोल्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। टोटल एन की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमने क्या बोला कि जब आपसे आंशिक दाब यहाँ पर पूछा जाए, है ना, किसका आंशिक दाब यहाँ पर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो ये आपका निकलेगा मोल फ्रैक्शन से, है ना। ये वाला न्यूमेरिकल अभी अपन पहले भी कौन सी वाली यूनिट में कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग शायद यूनिट 18 जब हमने विलियन वाला किया था उसमें हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे, जहां पर हमने, आपको याद आ रहा हो, मोलालिटी मोलारिटी नॉर्मालिटी फॉर्मालिटी करी थी, तब हमने ये मोल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए थे। तो सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। अपन को मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर जो आपको दे रखा है, इससे निकलेगा, ठीक है। हमको किसके लिए निकालना है, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन, हाइड्रोजन का मोल अंश यहाँ पर निकालना है, ठीक है। आंशिक दाब यहाँ पर पूछा, मतलब पार्शियल प्रेशर पूछा हुआ है, तो अपन किसके थ्रू निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के थ्रू यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 10 क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। ये जो अभी आपने निकाली 10 मोल, और डिवाइड बाय टोटल मोल कितना दे रखा है, 12.5 यहाँ पर दे रखा है। इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ से पहले तो आपका मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10/12.5 करोगे तो, या फिर अभी इसको आप 100/125 लिख लो, 25 × 100 हो जाएगा, 25×5 125 हो जाएगा, 5×8 40, मतलब 0.8 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अभी इस नियोन वाले को हटा देते हैं, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूछा किसके लिए है, अभी केवल हाइड्रोजन के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, बस इसके आगे एक स्टेप और बचा है और आपका आंसर आ जाएगा।
मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अभी अपन ने क्या किया, इसी को यहाँ लिख लेते हैं, 10/12 अपन ने किया। ठीक है, ये किया, यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है कि हमको मोल फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है, आप प्लीज हमें क्या निकाल कर दे दो, जो पार्शियल प्रेशर है उसको निकाल कर दे दो। तो आपका जो मोल अंश आया है उसमें आप क्या करिए, जो इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में हाइड्रोजन की, है ना, वो उससे आप कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 1 बार यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से पार्शियल प्रेशर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला देखा था, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। ये आपने अभी मोल फ्रैक्शन निकाला 0.8, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 1 बार दे रखा है, तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया, पार्शियल प्रेशर निकल कर आ गया। अभी देखो एक और क्वेश्चन करना है कि आ गया समझ में, ये बता दो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कहाँ करवाया था आपको, ये अपन ने इस थ्योरी क्लास में किया था, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें अपन ने ऑक्सीजन और नियोन वाला किया था। ऑक्सीजन और नियोन के एक मिश्रण में 167.5 ग्राम नियोन है, मतलब नियोन की जो भार दे रखी है वो 167.5 दे रखा है, और O2 जो दे रखा है वो अपन को 70.6 यहाँ पर दे रखा है। टोटल जो प्रेशर दे रखा है वो कितने का दे रखा है, 25 बार का दे रखा है। तो इसमें अब दोनों के लिए निकालना है। अभी आपने केवल हाइड्रोजन का आंशिक दाब निकाला था, अब इसमें आप ऑक्सीजन का भी निकालेंगे, प्लस आप यहाँ पर नियोन का भी निकालेंगे। अब अपन को क्या करना है, दोनों के लिए निकालना है। तो सबसे पहले अपन O2 का जो मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है, 70.6 दे रखी है, डिवाइड बाय किससे भाग लगाओगे, 32 से, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का भार 32 हो जाएगा, O2 का 16 + 16 32। सेम हम लोग नियोन के लिए यहाँ पर निकाल लेंगे। वैल्यू 167.5 दे रखी है, 20 से आप इसको भाग लगा लोगे, इसमें तो क्वेश्चन में भी वैल्यू दे रखी थी कि इनका भार इतना होता है। ठीक है, दो वैल्यू निकल गई। टोटल अगर आप मोल निकालोगे, टोटल क्या करोगे, इन दोनों को आप सम कर लोगे, जैसे अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देती हूँ। 32 से आप इसको भाग लगाओगे, लगभग 2 बार जाएगा, 32 दूना 64 होता है, 2.21, और आप इसको 20 से भाग लगाओगे, 2 8 16, मतलब 8.3 समथिंग कुछ आएगा। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे, 2 + 8 को, तो टोटल समथिंग किसके बराबर हो जाएगा, 10.58 के। टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब अपन को क्या करना है, ऑक्सीजन का पहले अपन मोल फ्रैक्शन निकाल ले, है ना। मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जो उसका पार्शियल प्रेशर, मतलब पहले जो वैल्यू इसकी दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके, है ना, 2.21 है, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 10.58 यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, टोटल मोल से अपन ने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन का जो मोल यहाँ पर दे रखा है, जो अपने ऑक्सीजन का निकाला, वो मोल डिवाइड बाय जो भी विलियन में जो भी मोल अवेलेबल है, विलियन यानी कि अभी गैस के टर्म्स में बात कर रहे हो, तो गैस के जो भी मोल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है, पूछे गए मोल, मतलब जिसके लिए पूछा गया है उस मोल संख्या को लिख दो, डिवाइड बाय टोटल मोल आप यहाँ पर लिख सकते हो। किसके लिए पूछा है, ऑक्सीजन के लिए पूछा है, ऑक्सीजन के मोल कितने हो गए, 2.21, डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं, 10.58 है। ठीक है, ऐसे ही आप किसके लिए निकालोगे, नियोन के लिए निकालोगे। नियोन के मोल्स कितने हैं, 8.3 है, डिवाइड बाय टोटल मोल कितने हो जाएंगे, 10.58 यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक अपन ने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद अपन को क्या करना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। सो देखो यहाँ पर, अब इसको हटा दे क्या अभी, है ना। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अभी अपन ने ऑक्सीजन के लिए निकाली थी 0.21, टोटल प्रेशर कितने का दे रखा है, क्वेश्चन में कहीं तो दिया था 25 बार का, तो यहाँ से आप 25 की वैल्यू निकाल लोगे तो पार्शियल प्रेशर निकल कर आ जाएगा। ऑक्सीजन की वैल्यू रखिए, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकल कर आ जाएगा। सेम चीज हमको नियोन के लिए पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो नियोन की वैल्यू कितनी आएगी, 0.79। इसमें आप फिर से क्या करो, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है तो अभी आप पूछ लो। वही टोटल दाब, यानी कि ये 25 से ही मल्टीप्लाई होगा। अभी आया समझ में, डॉल्टन का आंशिक दाब का नियम, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सेम चीज आपको फिर से यूनिट 18 में भी काम आएगी। वहां पर भी आप ट्रिलियन के लिए निकालोगे, यहाँ पर आप गैसेस के लिए निकाल रहे हो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल सांद्रण को मोल कंसंट्रेशन कहते हैं।
मोल का तो मोल ही होगा हिंदी में, है ना, मोल का मोल ही रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। ये मैंने आपको थ्योरी में करवाया था और वो क्वेश्चन जो अभी आपने इससे पहले किया वो एग्जाम का क्वेश्चन था। ठीक है, नो डाउट, ओके, है ना। एक बार आप चाहे तो ये बेसिक क्वेश्चन देख लो। एक बेसिक क्वेश्चन जो सिंपल एज हो सकता है वो डॉल्टन का ये हो सकता है कि यदि तीन गैसेस जिनका आंशिक दाब 200, 300 और 100 दे रखा है, ठीक है, तीनों के आंशिक दाब दे रखे हैं, तो टोटल प्रेशर क्या होगा। सो डॉल्टन का नियम क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। ये डॉल्टन की थ्योरी है। तो जितनी भी गैसेस दे रखी है आप इसको सम कर लीजिए तो आपका टोटल प्रेशर निकल कर आ जाएगा 300, 200, 500, 500 और 100 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो अगर उसको सिंपल पूछने की इच्छा हुई तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, देखो ये देखो इसकी डेफिनेशन से ये आप क्वेश्चन देख लो कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार एक गैस मिश्रण का कुल दाब यहाँ पर कितना हो सकता है। प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग सभी गैस के घनत्व का योग, आयतन का योग या गति का योग। तो प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग ही क्या कहलाता है, आंशिक दाब का नियम यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, और डाल्टन के आंशिक दाब का नियम मुख्यतः किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जितनी भी आदर्श गैसेस होती है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। ठीक है, अगला देखना कि डाल्टन का जो आंशिक नाप का नियम है क्या उसकी कोई एप्लीकेशंस है क्या, तो बिल्कुल। ऑक्सीजन के टैंक का अगर आपको दाब निकालना है तो वो निकाल सकते हो। गैसों का जो द्रवण बिंदु है अगर आपको वो निकालना है, मेल्टिंग पॉइंट निकालना है तो वो आप निकाल सकते हो। गैसों के पृथक्करण में भी आप आंशिक दाब का नियम लगा सकते हो। तो ये सारी एप्लीकेशन डाल्टन की ही है। अब देखो अगला क्वेश्चन, यदि किसी गैस का आंशिक दाब बढ़ा दिया जाए, यानी कि यदि किसी भी गैस का मैं पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ तो टोटल दाब पर क्या असर आएगा, टोटल जो प्रेशर है उसके ऊपर क्या असर आएगा। हमको पता है कि पार्शियल प्रेशर टोटल दाब के क्या हो जाएगा, आंशिक दाब जो है टोटल दाब के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो अगर आप आंशिक दाब बढ़ा रहे हो इन सबका सम करके ही आपको टोटल प्रेशर मिलेगा। तो इनमें से यदि किसी एक का भी आंशिक दाब बढ़ गया तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 बढ़ेगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। यदि ऑक्सीजन का आंशिक दाब 3 बार है और कोई एक और गैस है जिसका आंशिक दाब 4 बार है, तो बताइए टोटल प्रेशर कितना होगा। है ना, हमने क्या पढ़ा डाल्टन के नियम से। देखो अब ये जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है इसने आपको कहीं से कहीं तक डाल्टन दिखा क्या, इस क्वेश्चन में आपको कहीं से कहीं तक डाल्टन दिखा क्या। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो न्यूटन के शीतलन का नियम हो, यंग मापांक हो, है ना, ये आपके बायल्स चार्ल्स एवोगेड्रो थ्योरी, वो कभी भी टॉपिक में मेंशन नहीं करेगा कि मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और वहां पर तो पेपर ऐसा होगा कि सब कुछ चीजें आपकी मिक्स में चलेगी, फिजिक्स भी चलेगी, केमिस्ट्री भी चलेगी। तो ये क्लिक करना बहुत जरूरी है कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इसीलिए बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ, इनकी आपको हैबिट होगी। हो सकता है कि आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, 50 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको सेम टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिल जाए, है ना। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि अरे ये चीज है तो सब पढ़कर आए थे। ठीक है, चलिए तो टोटल प्रेशर जो होगा दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर हो जाएगा, 3, 4, 7, 7 बार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ आंशिक दाब भी लिखा हुआ है, अपन को वो पूरा थोड़ी करना था, मोल फ्रैक्शन कहीं नहीं करना था। पार्शियल प्रेशर पूछा है, पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के मतलब पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर टोटल प्रेशर होता है, तो 7 बार आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंशिक दाब का नियम किसने दिया, तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम यहाँ पर चलता है। गेल उसेक की थ्योरी तो हमारी वो वाली थ्योरी है, वॉल्यूम वाली थ्योरी है ना, चार्ल्स और थॉमस का नियम नहीं है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी एक्स का आंशिक दाब अपन को कितना दे रखा है, 2 बार यहाँ पर दे रखा है, पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, 2 बार यहाँ पर दे रखा है, और टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, 10 बार यहाँ पर दे रखा है। तो इसका मोल अंश जो बनेगा वो कितना यहाँ पर बनेगा, मोल अंश जो बनेगा, मोल फ्रैक्शन जो बनेगा वो कितना बनेगा। लेट्स सी, अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज यूज करे हैं डाल्टन वाले उसमें से एक फॉर्मूला लगाकर बता दो। इवन लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो तो साफ दिख रहा है ना। दूसरी गैस का आंशिक दाब नहीं पूछा है तो 10 में से 2 8 तो भूल के भी मत कर लेना, हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे आंसर 8 तो। ठीक है, अगर ये पूछता ना कि पार्शियल प्रेशर एक गैस का 2 बार है, टोटल प्रेशर 10 बार है, तो बताइए जो दूसरी गैस है, जो दो गैसों से मिलकर ये बना हुआ है, तो दूसरी गैस का टोटल, जो दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो 10 में से 2 8 करके आप आंसर कर सकते थे, बट नहीं, इसने मोल अंश मुझसे पूछा है, इसने मुझसे मोल फ्रैक्शन पूछा है। सो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर
डिवाइड बाय टोटल प्रेशर होता है। ठीक है, टोटल प्रेशर मेरे को कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 0.2 मेरा आंसर हो जाएगा। सी आंसर होगा। 5 कैसे लगाया, 10/2 करके, उल्टा करके, गलत हो जाएगा ना, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर नहीं होगा इसका। अभी तो अपन ने वो ऑक्सीजन नियॉन वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, डन है, यहाँ तक आ रहे समझ में सारे क्वेश्चंस, कर लोगे इस टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, कैसे करोगे इसको, ये आप खुद से ट्राई करोगे क्या सॉल्व करने का? हेलो, हेलो। ठीक है, ओके ओके। चलिए इसका आंसर करिए, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो और आंसर करो, इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें 3 गेसेस दे रखी है, तीनों गेसेस का आपको निकालना है। 1 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखा, स्टार्ट करें सॉल्व करना या फिर आप खुद से ट्राई कर रहे हो एक बार? चलो एक आध और कर लो, ताकि क्योंकि फिर देखो कल वाले सेशन में भी यही हुआ कि मैग्नेट के जो क्वेश्चन रह गए थे अब वो रह ही गए फिर। ठीक है, ट्राई करो उसको सॉल्व करने का, हो जाएगा अभी सॉल्व, ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर आपको सबकी वैल्यू याद है तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, एक गुब्बारे में कुल दाब जो है, प्रेशर अपन को कितना दे रखा है, 6 एटमोस्फियर का यहाँ पर दे रखा है, इसमें CO2 कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है, O2 कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, और N2 कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। ठीक है, इसने पूछा है कि नाइट्रोजन के आंशिक दाब और कुल दाब का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। भाई ये पूछना क्या चाह रहा था कि नाइट्रोजन का आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर का अनुपात क्या होगा, तो डायरेक्टली ये यूं क्यों नहीं बोल देता कि मोल फ्रैक्शन निकालो। ठीक है, तो हमें नाइट्रोजन का क्या करना है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ट्राई करें इसको सॉल्व करने का। सी आंसर आ रहा है, 0.75 बार यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलो ट्राई करो, बाकी सब भी ट्राई करो, साथ के साथ हो जाएगा अभी ये। अब बस इसके अलावा शायद एक क्वेश्चन और है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद वाला लास्ट वाला। ठीक है, चलो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो आप सबकी मोल संख्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि निकालना मोल फ्रैक्शन है सबका। तो एक एक की मोल संख्या निकालो, कैसे निकालोगे, CO2 की 44 इसका भार दे रखा है, और टोटल इसका भार भी कितना होता है, मोलिकुलर मास 44 होता है। O2 के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/32 यहाँ पर हो जाएगी, इसका भार 32 होता है, मतलब 0.5 हो जाएगी। इसका नाइट्रोजन का था 7 ही था। ठीक है, तो नाइट्रोजन की वैल्यू 7 यहाँ पर हो गई, और इसका भार कितना होता है, 14 होता है। 1/2 मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 हो गई। तो यदि आप इसका टोटल सम करने बैठोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल मोल कितने हो गए मेरे, 2 मोल यहाँ पर हो गए। ठीक है, निकाल लिया। अब इसने मेरे से केवल नाइट्रोजन के लिए पूछा है, तो मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्टली नाइट्रोजन के लिए क्या निकाल लूं, मोल फ्रैक्शन निकाल लूं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, जो भी अपन को यहाँ पर वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, जिसका भी आपको मोल निकालना है, किसका मोल निकालना है, नाइट्रोजन का मोल निकालना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई, 2 मोल है, तो 0.5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मैं इसको 5/20 लिख सकती हूँ। ठीक है, ऐसे ही होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 डिवाइड बाय 2 करना है, मतलब 1/4 करना है, 1/4 कितने के इक्वल हो जाएगा, 0.25 के हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसने नाइट्रोजन के लिए पूछ लिया था। क्या सेम चीज मैं दूसरे के लिए भी निकाल सकती हूँ, नाइट्रोजन ये था, ये मेरा ऑक्सीजन था, और ये मेरा CO2 था। तो CO2 के लिए कोई निकाल कर बताएगा, CO2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, मोल 1 है, और डिवाइड बाय टोटल कितना है, 2 है, ये 1/2 मतलब 0.5 इसके लिए हो जाएगी। सेम आप O2 के लिए निकालोगे, O2 की वैल्यू भी 0.5 है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, अभी तक जो आपने बेसिक पढ़ा उसका थोड़ा सा एक लेवल अप। ठीक है, पूछना तो इसको मोल फ्रैक्शन ही था, बट क्वेश्चन बड़ा कैसे बना है, आपको कंफ्यूज कैसे करे, तो इसके लिए उसने क्या करा कि उसने डायरेक्टली फॉर्मूला ही बोल दिया कि पार्शियल प्रेशर और जो हमारा क्या था टोटल प्रेशर, इसका रेशियो निकाल कर बता दो। बेसिकली मोल फ्रैक्शन ही था। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि n मोल गैस दाब पर P और सेल्सियस तापमान T हो तो इसका आयतन यहाँ पर कितना होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि हमारे पास n मोल गैस है, मतलब गैस का आयतन, जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं वो कितना दे रखा है, n दे रखा है। प्रेशर p दे रखा है। सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है, t दे रखा है। तो बताइए आयतन कितना होगा। ठीक है, अब हमको तो कुछ भी नहीं आता है, हमको सिर्फ ये बताए पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर होता है। इतनी ही चीजें सीखी है हमने। ठीक है, अब इसने जो बोला है, हम लोगों को पता है कि हम लोग जो टेम्परेचर लिखते हैं ना वो हमेशा केल्विन में लिखते हैं, बट इसने पूछा है कि अगर आप इसको सेल्सियस में लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। पीवी इज इक्वल टू एन आर, तो वैसा ही रहेगा। इसको मैं क्या करूँ, टी माइनस 273 यहाँ पर कर दूं। ठीक है, टी माइनस 273 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप इसको क्या करो, बैलेंस कर लो। ठीक है, यही माइनस ही होगा यहाँ पर। हमको देखो टेम्प अच्छा प्लस होगा ना, प्लस होगा यहाँ पर, क्योंकि हमको 273 प्लस करना पड़ेगा। हमारा जो फॉर्मूला है वो किसके अंदर है, केल्विन के अंदर है। जब हम लोग उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, -273 यहाँ पर करते हैं। अब वापस से इसको जब सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो +273 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एन आर डिवाइड बाई पी, टी +273 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यही बन रही है इक्वेशन, वी वाली, एन आर टी +273 डिवाइड बाई पी, है ना। चलो क्लियर है यहाँ तक। और कोई बचा है क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और था, कर लो इसको भी। वास्तविक गैस के व्यवहार के आदर्श गैस से विचलन की खोज किसने करी थी। तो सिंपल सा पॉइंट है कि आदर्श गैस व्यवहार की खोज किसके द्वारा करी गई थी, वांडरवाल के द्वारा करी गई थी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो डन। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए कि हाँ इसमें डाउट है, देन हम लोग क्लास को ओवर करते हैं फिर। ठीक है, जस्ट उसको अपन को वो सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाना था। ओके, ठीक है डन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, वंडरवाल आपका क्लियर है। तो ये अपनी यूनिट के टॉपिक मतलब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी इसका पूरा जो सेकंड पार्ट है थर्मोडायनामिक्स वाला वो यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, 7 सीट्स वालों के लिए। ठीक है, तो पिछले वाले का आंसर प्लस वाला था, 1 वाला। ठीक है, ये इस तरीके से हमने सिर्फ उसको टेम्परेचर में सेल्सियस में करने के लिए +273 किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सारे कर ही लिए। बीच में डॉल्टन वाले और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अभी इसमें हमने बायल्स चार्ल्स की थ्योरी, गेल लुसेक की थ्योरी और एवोगेड्रो थ्योरी, इसके क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो उसकी थोड़ी सी आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। इससे भी पहले वाले को एक बार और बताना है, 9, 10, ये वाला। ठीक है, यही वाला पूछ रहे हो, एक बार कंफर्म कर दो क्योंकि बहुत बड़ा है। यही पूछा है। ठीक है, इसको अपन एक बार और देख लेंगे। ठीक है, ये वाला ही समझना है। टेस्ट में 36 मार्क्स आए हैं, फॉर्मूला कैसे लगाना है भूल जाते, तो वही तो अपन को एक्चुअल में प्रैक्टिस करनी है कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। राइट, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वही चीज तो समझनी। फॉर्मूला आपने सारे सीख लिए, फॉर्मूला बुक आपने पूरी रट ली, बट वो सेंसेबल नहीं है कब तक, जब तक कि आप उसको न्यूमेरिकल में रख नहीं पाओ, है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलो मॉर्निंग वाला सेशन विजिट करते रहिएगा। ठीक है, और बाकी अब हो सकता है तो संडे को एक टेस्ट और रहेगा। तो तब तक जितनी भी यूनिट्स पड़ी है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री की, उसकी जरूर से आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो संडे को होगा तो हम लोग एक टेस्ट और रख लेंगे, सेकेंड टेस्ट। ओके, चलिए कोई डाउट नहीं है। मोटिवेट कैसे रहे, अब तो 15 दिन बचे हैं। अब तो मोटिवेट खुद से ही होना पड़ेगा कि भाई जितना भी पढ़ा है अब उसको फटाफट से रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, मैंने आपको वही चीज बोली थी कि यही मोटिवेशन रखो कि आधे स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेबस को देखकर स्ट्रीम से बाहर हो चुके हैं, उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया है। ठीक है, कि नहीं हो पाएगा इस सिलेबस के साथ तैयारी, तो जो भी है तैयारी आप लोगों को ही करनी है ना, और आप लोगों को ही सिलेक्ट होना है, जो हिम्मत करके एटलीस्ट क्लास विजिट तो कर रहे हैं। ओके, चलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।